अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हर पार्टी का सियासतदान अपने जलसे जुलूसों के जरिए अपनी मीठी मीठी बातों से, बड़े बड़े वादों से अवाम को अपनी तरफ मतवज्जे करने में मसरूफ नजर आ रहा है और हर कोई तब्दीली की ही बात करता है, लेकिन बकौल अवाम के हर कोई वोट लेने के बाद अवाम को भूल जाता है। और ऐसे में इमरान खान का अवाम में जाकर मकबूलियत हासिल करना और उनका दिल जीतना किस हद तक मुश्किल है, और शायद इसीलिए इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया और वो जनूबी पंजाब से आज से अपने इस दौरे का आगाज कर रहे हैं। हम अपने नुमाइंदों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इमरान खान की आमद पर क्या कहते हैं, इमरान खान को अपने इस दौरे में किस हद तक कामयाबी हासिल हो सकती है। इस पर आज हम बात करेंगे और हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि क्या आने वाले इंतखाबात में लोग रिवायती जोशो खरोश से हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अपनी आप हमें राय दीजिए, ईमेल करें या SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। कुछ और अहम खबरें सबसे पहले समी साहब से पूछते हैं कि उनके पास आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। शाजिया, जो खबर सबसे पहले मैंने चुनी है वो ज़िला झंग में एक थाना मोची वाला है, उसके नज़दीक एक गांव है जिसको कहते हैं चक नंबर 175। वहाँ पर चंद दिन कबल एक पुलिस मुकाबला हुआ था कुछ इश्तिहारी मुलजमान के साथ, जिनमें 3 पुलिस वाले मारे गए थे। उसके बाद वहाँ पर जो देहात है ये चक 175, उनके लोगों के साथ क्या गुजरी, पुलिस अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए उनके साथ क्या कुछ कर रही है, इसका हवाल आज पेश करेंगे। दूसरी खबर जो मैंने चुनी है वो एक सऊदी अरब की बड़ी स्टेट ऑयल कंपनी है अरामको। अगस्त में ये कहा गया था कि उन पर साइबर अटैक हुआ, लेकिन उस वक्त माना नहीं गया था। अब सऊदी ऑफिशियल्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये तेल की सप्लाई डिसरप्ट करने के लिए साइबर अटैक था और जो हमला करने वाले थे वो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। तो आज इस पर बात करेंगे कि गुज़श्ता कुछ चंद महीनों में या 1-2 सालों में किन किन कंपनियों पर इस तरह के हमले हुए हैं और क्या मुस्तकबिल की जो जंग है वो अब कंप्यूटर के ज़रिए लड़ी जाएगी, और अगर ऐसा है तो क्या हमारा मुल्क भी किसी ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। और फिर शाजिया एक खबर मैंने शामिल की है, ल्यूकीमिया एक ब्लड का कैंसर है, उसके हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। न्यूयॉर्क में एक 7 साल लड़की, पहला बच्चा है जो कहा जा रहा है कि माइनर, जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया और गुज़श्ता 7 माह से उसमें दोबारा ये बीमारी नहीं आई, इसका अहवाल करेंगे। और फिर आखिर में कैसा बांग्लादेश से एक स्टोरी ली है, वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल है जो 1971 के वार क्राइम्स के लिए तहकीकात कर रहा है, उसके चीफ जज और एक ब्रसल्स के वकील के दरमियान जो कुछ ईमेल्स थी, गुफ्तगू थी, वो इकोनॉमिस्ट ने हासिल कर ली हैं और इस पर एक तनाज़ा भी हो गया। इसका अहवाल बयान करेंगे कि आज़ादी सहाफ़त का क्या मतलब है और अगर अदालतें भी अपने राह से हट रही हों तो दुनिया किस तरीके से इन मामलात को सुलझाती है। सही कल साहब। शायद कल हमने बात की थी, जैक पर बात की, आज बात करेंगे हम बलूचिस्तान के वो जो फ्लड हिट एरियाज़ थे, जलमक्सी, इसके अलावा नसीराबाद और जाफराबाद। यहाँ पे अभी तक लाखों लोग जो है बेयारो मददगार खड़े हैं। हम फिगर्स भी देखेंगे, लाखों एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब आ गई थी और अब वो जिसे आप एक किस्म की प्लैंड मिजरी कहते हैं, जो एक सेकंड फेज़ ऑफ डिज़ास्टर होता है, वो है बीमारियां हैं। वहाँ कुछ NGOs बेचारी क्या कर पाएंगी, थोड़ी बहुत वशकशोई जो करती हैं, मगर वहाँ सरकार नहीं पहुँची। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे, उन्होंने कहा भी था, मगर ये जो सारी तहसीलें हैं उनकी बहुत सी यूनियन काउंसिल में अब तक पानी खड़ा है। ये क्या मामला है, इस पर देखेंगे। और फिर एक और इसी तरह इंतहाई अहम मामला कि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक की वजह से बहुत सी जो हमारी और उन्होंने स्ट्राइक क्यों की है ये भी ज़रा सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 400 के करीब डकैतियाँ हुई हैं सुपर हाईवे पे और अब 120 डकैतियाँ इधर पंजाब में भी हुई हैं। आज पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल कर रहे हैं, मगर इसका नुकसान क्या हो रहा है, जो पेरिशेबल गुड्स, हम सब्जियां और फ्रूट जो है तकरीबन $15 मिलियन का जो एक्सपोर्ट जो रुकी हुई है उसकी, और वो पेरिश हो जाएगा। और उसकी वजह क्या है कि वो एहतजाज ये करें कि 5 से 6 या 7 अरब रुपए की सालाना डकैतियों में जो है उनका नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्टर्स का। तो इस पे देखेंगे। और फिर शाजिया बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो एक हेल्थ का मामला है, 0.3% हम उन मुल्कों में से हैं जो बहुत कम पैसे खर्च करते हैं सेहत पे। और फिर हम देखते हैं कि लोग पर्सनली, जिस तरह इमरान खान ने अस्पताल बनाया, एक ऐसे ही एक चैरिटी हॉस्पिटल की बात करेंगे जो गरीबों के लिए एबटाबाद में बनाया जा रहा है। खासतौर पे समी साहब इसको इस हवाले से भी देखेंगे कि क्या ये तो अच्छी बात है कि ये बनने चाहिए, लेकिन क्या ये आंसर हो सकता है 180 मिलियन लोगों की सेहत का, और या फिर लोग खुद ही करें और सरकार से हाथ धो ले। और आखिर में थोड़ी सी दिलचस्प एक कॉलम है जो कि गार्जियन में लिखा है, एक जो राइटर हैं और नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं,
मिस्र की मोहम्मद मुर्सी साहब के बारे में। वहाँ बुरान है और चूंकि उस बुरान के आईने में कुछ थोड़ी सी शक्ल हम अपने समाज और अपनी सियासत की भी देख सकते हैं, तो इस पर कुछ दिलचस्प जो हक़ायक़ हैं वो बयान करेंगे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन तमाम खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। कहा जा रहा है कि सख्त सर्दियों के महीने दिसंबर में गर्म सियासी हालात पैदा हो सकते हैं। हर कोई जलसे जुलूसों में मसरूफ है, आवाम को अपनी तरफ मतवजह करने में मसरूफ नजर आ रहा है। इसीलिए इमरान खान आज से जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के अवाम इमरान खान की आमद को किस तरह ले रहे हैं, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुल्तान से शरीफ जोया होंगे हमारे साथ और लोधरा से अताउल्ला आवान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शरीफ जोया से बात करते हैं। शरीफ जोया, जनूबी पंजाब के जो अवाम है किस तरह वेलकम करने के लिए, किस हद तक वेलकम करने के लिए तैयार है इमरान खान को? जी, इमरान खान को यहाँ पे इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान को वेलकम करने के लिए तैयार है। और इसमें अहम बात यह है कि पहले मुख्तलिफ जो देही इलाके हैं वहाँ पे ये पहला इमरान खान का इस तरह का जलसे जुलूसों का और ये रैलियों का सिलसिला है, जो कि बज़ाहिर आज शुरू हो रहा है, लेकिन ये कल से शुरू हो चुका है क्योंकि कल इमरान खान मेलसी में मौजूद थे और वहाँ पे भी लोगों से उन्होंने राब्ते भी किए और पीपल्स पार्टी के जो MP जो वफात पा चुके थे उनके घर पे बाकायदा तौर पे गए हैं और उन्हें ताज़ियत की है, जो कि देही इलाकों में इस तरह की जो फातिहा खानी की जो सूरत हाल है उस पर काफी अच्छा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये अच्छा एक उनको जेस्चर उन्होंने यहाँ पे दिया है अवाम को। और आज ये लोधरा से निकलेंगे, आज पूरा लोधरा शहर के होते हुए जो है नवाही इलाकों से गुजरेंगे। वहाँ पे इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां और जो वहाँ पे मकामी जो क़यादत है उसको मुनज़्ज़म किया जा रहा है, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ जो लोग हैं जो के जलसे जुलूसों में जाते होते थे, अब वो अपने अपने शहर के पॉइंट के अपने अपने इलाकों के पॉइंट पे जमा होंगे और वहाँ इस्तकबाल करेंगे। वहाँ इमरान खान जो है कुछ देर के लिए खिताब करेंगे। अच्छा, शरीफ जोया ये बताएं कि यहाँ के अवाम वाकई ये समझते हैं कि इमरान खान के आने से कोई तब्दीली आ सकती है जनूबी पंजाब में? तब्दीली की बात तो अब बहुत दूर रह चुकी है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो गए कि जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए हैं। अब यहाँ पे जो ये जो पूरा इमरान खान की कैंपेन है इसका मकसद भी बज़ाहिर आप देखें तो यही नजर आ रहा है कि इमरान खान अब यहाँ पर जो अपने उम्मीदवार हैं वो जमा करते फिर रहे हैं और उम्मीदवारों के लिए जो है वो एक रास्ता जो है हमवार किया जा रहा है। और इमरान खान अब उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता, यानी कि अगर लोधरा का इलाका गेलेवाल है वहाँ कोई नहीं जाता, लोधरा में जलसा जरूर कर लिया जाता है। गेलेवाल, बस्ती मलूक, दुनियापुर के लोगों को वहाँ पे जमा कर लिया जाता है। लेकिन इस दफा ये होगा कि इमरान खान गेलेवाल में जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे तो लोगों की एक हमवार होगी। शरीफ जो ये बताइए कि जो लोग इस वक्त इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं वो उनका एज ग्रुप क्या है, वहां पर वो किस किस्म के लोग हैं? क्या वो रवायती सियासतदान हैं या वो लोग जो अमूमन हम देखते हैं सियासत में हिस्सा नहीं लेते, वो भी इन लोगों के साथ मिलकर इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मसरूफ हैं? कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि जो इमरान खान के साथ गैर रवायती सियासतदान हैं और वो शामिल होंगे, लेकिन ज्यादातर वही लोग हैं जो कि टिकटों के हसूल के लिए इस वक्त बाजी लगा रहे हैं और अपनी सरगर्मियों को ज्यादा से ज्यादा शो कर रहे हैं। क्योंकि अब बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये सारा जो राब्ता मुहिम भी है ये भी उसी का एक सिलसिला है कि इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। और जहाँ इलाके जहाँ पे जनूबी पंजाब की तरफ चूंकि तवज्जो कम है और ये इमरान खान ने एक अच्छा किया कि बजाय के 2 जलसे करने के उन्होंने पूरा रूट रख दिया है ताकि मुल्तान तक आएंगे, मुल्तान से कल फिर वो लिया जाएंगे। तो ये 2 दिनों में पूरी बेल्ट भी कवर हो जाएगी, उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे और लोगों का जो रिस्पांस है वो भी सामने आ जाएगा। शरीफ जोया ये बताइए, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये बताइए कि वो लोग भी नजर आते हैं जो बहुत महरूम हैं, जिस तरह हमें याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो 200-300 जूतियां मिली थी हमें वहां पे, जो बंद जूतियां हवाई चप्पलें थी वो, तो ये लोग ऐसे लोग भी हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुनामी के साथ थे, या वो लोग आपको नजर आते हैं मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, या जैसे आप कह रहे हैं कि टिकट लेने के ख्वाहिशमंद, तो नीचे क्या समाज की नीचे वाली परत में कोई इज़्तिराब नजर आता है इमरान के आने पर? इमरान के आने पे जी अगर सिर्फ कुछ लोगों को तवक्को है तो वो किसानों को थोड़ी बहुत तवक्को है, क्योंकि उनके साथ जो मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उन किसानों के मसाइल कोई नहीं उठा रहा। इमरान खान ने लास्ट टाइम भी जब मुल्तान आए थे तो उन्होंने इस मसले को यहाँ पे उजागर किया था, तो किसानों को, छोटे जो किसान हैं
उनको ये उम्मीद है कि इमरान खान अगर बरसर इक़्तिदार आते हैं या पार्टी में पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनकी आवाज बेहतर तरीके से बुलंद हो सकेगी। और इस तरह जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और जहांगीर तरीन है, ये अब जो छोटे काश्तकार हैं उनको इकट्ठा करके उनकी बात को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों अच्छा को ये बताएं, जो ज़राई मजदूर हैं या जो मुजारिन हैं, ये तो चले छोटे छोटे लैंड ओनर्स हो गए जिनकी आप बात कर रहे हैं, मगर बड़ा जो वोट देने वाले ज्यादा तादाद में लोग हैं वो तो एक तरह से जो ज़राई मजदूर हैं उनकी भी कोई नजर आती है उनमें, या वो बिल्कुल गायब है सारे प्रोसेस में? जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही जो है वो मंजर से गायब है। अब होगा ये कि इमरान खान जब आएंगे मुल्तान लोधरा से जब चलेंगे तो वो लोग होंगे, उनमें एक जिम्मेदार होगा, उसके जो करीब करीब के लोग होंगे वो होंगे और कुछ जो काश्तकार दो चार हैं वो होंगे। लेकिन जो आप मुजाहिरीन की बात कर रहे हैं, ज़राई मजदूर की बात कर रहे हैं, वो हमें यहाँ देखने में नहीं मिलेंगे। तो पूरे जितना भी आपका ये इमरान खान का लोधरा से मुल्तान और मुल्तान से लिया तक का जितना भी सफर होगा, इसमें वही लोग हावी रहेंगे जिन्होंने टिकटें लेनी है। ठीक है, लोधरा में बात कर लेते हैं। जी हाँ, अताउल्ला से बात करते हैं। अताउल्ला, लोधरा में क्या तैयारियां हैं? लोधरा से इमरान खान कब चलेंगे? जी, इमरान खान साहब कल शाम को यहाँ पे लोधरा में पहुंच चुके हैं। वो तरीन पे उन्होंने रात क़याम किया है और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, उसमें काफी तादाद में वर्कर मौजूद थे। अभी 9 बजे उन्होंने एक यहाँ पे नवाई गांव है गेलेवाल, वहां से अपनी कैंपेन का आगाज करना है जी। और लोधरा में मुख्तलिफ 6 जगह पे उनका प्रोग्राम है और वो 3 बजे जो है वो जिला लोधरा से आउट होके मुल्तान जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर मैं फिर आपसे ये पूछूंगा कि किस तरह के लोग हैं जो इमरान खान की पजीराई कर रहे हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं? क्या ये कोई रवायती लोग हैं या उसमें नए चेहरे भी हैं? हाँ जी, नहीं, एक्चुअली लोधरा डिस्ट्रिक्ट की सियासत जो है ये जनूबी पंजाब से मुख्तलिफ है। यहाँ पे लोगों में जोश खरोश इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि जहांगीर तरीन के आने के बाद यहाँ पे एक नई क़यादत मार्ज़ वजूद में आई। उससे पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, मुख्तलिफ रूप में वो घूमती रही है। तो लोग जो थे वो अभी तब्दीली चाहते थे कि कोई ऐसा क़यादत आ जाए जो उनको लेकर चले। तो जैसे तरीन साहब के आने से, क्योंकि उनके साथ अब जो लोग फिर रहे हैं या जो टिकट की ख्वाहिश रखते हैं वो तमाम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं। उनमें कोई भी ऐसा रवायती सियासतदान नहीं है जो अरसा दराज से सियासत कर रहा हो। जहांगीर तरीन तो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक नहीं रखते, अगर वो नई क़यादत आपके कहने के मुताबिक सामने आई है तो। जी नहीं, जहांगीर तरीन साहब पहली दफा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन तो जिम्मेदार हैं, लेकिन जो लोग और भी तो 6 हल्के हैं ना, यहाँ पे 5 प्रोविंशियल असेंबली के हैं और एक एनए का है। तो वो जो 5 दूसरे लोग लड़ रहे हैं उनमें तकरीबन जो है वो सारे एक ही आदमी है जो साबिक एमएनए नवाब मौलाना खान, जो 155 से उम्मीदवार है, लेकिन वो भी मुतवस्सित तबके का आदमी है, ऐसे कोई बड़ा जागीरदार नहीं है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीफ जो ये आपका अताउल्ला, आपका पूरी बेल्ट को कवर करना है जनूबी पंजाब के इमरान खान। हाँ, वो ये जो उनका जो मैं प्रोग्राम देख रहा था वो आज मुल्तान और लोधरा में है, कल वो लिया जाएंगे और फिर उसके बाद 2 दिन उस इलाके में गुजारने के बाद फिर उनका जो अगला स्केड्यूल है उन्होंने इस्लामाबाद भी जाना है, लाहौर भी आना है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इमरान खान और उनकी पार्टी के जितने दोस्त भी हमारे टीवी पे आते हैं तो सुनामी की बात करते हैं। तो ये सुनामी अभी इसी तरह लगता है कि जैसे मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की थोड़ी सी नीचे वाली परत तक ही महदूद है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक बहुत बड़ी मूवमेंट 68-69 की चली थी तो उसमें हम देखते हैं कि जो बहुत नीचे मेहनत कश थे, काश्तकार थे या ज़राई मजदूर थे या फैक्ट्रियों के मजदूर थे, जो कि अक्सरियत है यहाँ पे। इस मुल्क में भी इस वक्त बताया जाता है कि 5 से 6 करोड़ लोग जो हैं वो मेहनत कश हैं। तो वो हमें लगता है कि अभी उस तरीके से या तो आवाज़ उन तक पहुंची नहीं, या जो आवाज़ उन तक पहुंची है उसमें कोई उम्मीद उन्हें ज़्यादा नज़र नहीं आई, क्योंकि पहले जो रवायती पार्टी है उनसे मायूसी तो सबकी वाजे है। फिर आज आकर एक पार्टी बचती है। लेकिन बात यह है कि अगर हम फ़र्क देखें, फ़र्क क्या था? फ़र्क यह है कि जिस प्रोग्राम के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे वो बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम था और उसने अपने असरात भी मुरतब किए। और ये इसी लाहौर में बैठ के ही अभी कुछ दिन पहले यौम तासीस हम उनका मना रहे थे यहाँ पे। तो यूँ लगता है कि जैसे हमने अब गुफ्तगू की है कि मिडिल क्लास की, तो वो बात करें कि मिडिल क्लास के कुछ कैंडिडेट्स शायद आए हैं, मगर जो तरीन साहब हैं वो तो मिडिल क्लास के नहीं है। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुनामी की बात हो रही है, कि जो एक स्वीप करने की बात हो रही है,
वो स्वीप करने की बात अभी इतनी वादे तौर इलेक्शन पे पे ही शायद पता चलेगा। इन रन अप टू इलेक्शन बिल्कुल आ ये जाए, इलेक्शन पे लेकिन पता अभी नजर चलेगा। नहीं आ रही। अच्छा समीर साहब, अभी क्योंकि अभी तो उन्होंने आज राब्ता मुहिम का जनूबी आगाज पंजाब में किया है अभी आगाज तो, किया है, हाँ तो जी। लेट्स सी। अभी तो जो हमारे जो रिपोर्टर्स भी थे वो एक असेसमेंट दे रहे थे, लेकिन अब देखना यह है कि जब उनका कारवान चलता है, आगे मुख्तलिफ बढ़ेगा। इलाकों से गुजरता है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग किस तरह उसमें अच्छा, शामिल होते इसके हैं। बाद इनका सिंध का दौरा, आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है यहाँ पे तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पंजाब में, वहां पे इनको इस तरह का रिस्पांस मिल पाएगा? तहरीक अब इंसाफ ये को? तो जब वो वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि वो किन लोगों के साथ चल रहे हैं, क्योंकि असल बात वही है कि अगर कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो, और फिर आप ये ऐसे लोग आपके साथ ना हो जो माजी की निशानियां हो, तो फिर ये यकीन आता है कि जी प्रोग्राम भी नया है, वो लोग भी पुरानी नए जो सारे के सारे जो वल्चर्स हैं वो भी साथ नहीं है, तो इसलिए अब उम्मीद की जा सकती है कि ये तब्दीली आएगी। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया तो उनको कामयाबी होगी, क्योंकि देखिए एक बात मैं शुरू से कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को जिनको शामिल किया इमरान खान साहब ने अपनी जमात में, उनकी वजह से इमरान खान साहब को कोई वोट नहीं मिलना, ये सिर्फ लेकिन इमरान उन खान लोगों की को वजह से। इमरान खान की वजह से हाँ बहुत जी। सारे वोट्स उनको मिलेंगे। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि अगर वो देखिए, एक इसमें मैसेज मैं- तब्दीली का इसमें लाते हैं तो मैं नए थोड़ा सा- लोगों को बहरहाल सामने वक्त लेके से आएं। पहले कुछ नहीं एक कहा एक जा मिनट सकता। देखें, अगर तो इमरान खान लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो और बहुत लोग, जिस तरह भुट्टो साहब ने जो है लोग कहते हैं जी खंबे खड़े किए तो उनको भी मिल गया। अगर उनको मोबिलाइज वो ना कर सके तो फिर उन्हें भी पीपल्स पार्टी की तरह, नून की तरह या काफ की तरह इलेक्टेबल्स चाहिए होंगे। चौधरी शुजात हुसैन तो खुल के कहते हैं ना जी कि इलेक्टेबल्स का इलेक्शन होना है अगला, कोई सुनामी नहीं आ रही, कोई खेल नहीं हो रहा। तो फिर लेकिन अगर वो मोबिलाइज कर लेते हैं तो फिर वो लोग जो आए हैं शायद उनको फायदा हो, लेकिन अगर उनको मोबिलाइज नहीं कर पाते तो फिर इन्हें भी चाहिए होगा जी कि ये बंदा रख लें, इसकी एक सीट है। देखिए ये बात आपकी सही है कि 70s में पीपल्स पार्टी जो थी वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात बन के सामने उभरी थी और लोगों ने उसमें शमूलियत लिया इख्तियार था, की हाँ थी। जी। फिर मुस्लिम लीग नून का जो वजूद अमल में आया 80 की दहाई में, वो था तो ज़ियाउल हक की सारी मेहरबानी की वजह से, लेकिन 90s में जब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं मानता, तो मुस्लिम लीग नून भी एक अवामी जमात का रूप धार चुकी थी और उन्होंने भी एक इलेक्शन में एक जमाना ऐसा था कि जो अर्बन एरिया है उसमें बिल्कुल कंप्लीटली उन्होंने स्वीप किया और लोग उनके साथ थे। अब देखें क्या होता है कि वो जो रवायती पार्टियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। अभी जिमनी इलेक्शन अभी में तो इसमें ये भी देख लें कि 30 तारीख को मुस्लिम लीग नून का मंशूर तैयार हो चुका है, उसको अनवेल वो करेंगे 30 तारीख को। उसमें भी हमने मंशूर देखना तो है किसी कि पार्टी वो का क्या सामने क्या नहीं आया, क्या उसमें लेकर काम आए। भी सामने नहीं आया, 30 तारीख किसी को पार्टी का भी। नहीं अभी उन्होंने तैयार कर लिया, आज की खबर थी, मैंने इसको आज इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें उन्होंने डिटेल्स नहीं दी। तहरीक मगर इंसाफ हम ने भी देखेंगे, तैयार कर लिया अपना तहरीक मंशूर। इंसाफ का तो बहुत सारी डिटेल सामने आ नहीं, चुकी है। अभी इनका भी जो मंशूर है अभी उसकी कुछ डिटेल सामने आई है, लेकिन सारा उन्होंने रिवैम्प किया और वो भी अपना मंशूर अनवेल करेंगे। तो मंशूर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप important क्या होगा। प्रोग्राम लेके आते हैं। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद खबरों में। मैं पहले बलूचिस्तान की खबर को ले लेता हूँ शाजिया, क्योंकि हमने कल जैकबाबाद की खबर ली थी और वहाँ लोग बेआसरा बैठे हुए। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जलमक्सी का और उसके अलावा ये जो जाफराबाद है या नसीराबाद है, तो यहाँ पे तकरीबन पहले भी हम बता चुके हैं, दोहरा देते हैं, 750 विलेजेस थे जो कि जिन पे ये इफेक्ट हुए थे और कोई तकरीबन 10,000 के करीब कैटल पैरिश हो गए थे और कुछ 4.5 लाख एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई। 1,74,000 जो है 1,74,000 मकान बर्बाद हुए थे और 2,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डैमेज हुए, जबकि 157 हेल्थ फैसिलिटीज़ बर्बाद हुई। अब देखें, अब शुरू में ही जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था, सिर्फ यहीं से आके शुरू करते हैं, मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल साहब आप कुछ फिगर्स बता रहे थे बलूचिस्तान में, जी मैंने आपको बताया कि 4.5 लाख एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई, 2,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गए और 2,000 लोगों की ज़िंदगियां गई। इसमें रिपोर्ट देख रहा था तो उन्होंने कुछ लोगों को कोट भी किया, वो जिसमें से एक बाप ये कह रहा है कि अक्सर औकात मैं घर खाली हाथ वापस आ जाता हूँ और मेरे पास एक भी खाना नहीं होता अपने बच्चों के लिए। और इसी तरीके से वो कहता है कि मैं अब ना बच्चों को स्कूल भेज सकता हूँ और ना मेरे कोई ज़िंदगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है। हमारे साथ फरीद साहब हैं, उनसे बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे, आप अगर उनसे जी, फरीदुल्लाह लाइन पे हैं जी। ये जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये तो ऐसे ही लग रहा है कि तब से अब तक कुछ उनको अश्कशोई नहीं हुई, कोई रिलीफ नहीं पहुंचा। और ये रिपोर्ट ये भी बता रही है फरीदुल्लाह के NGOs की अपनी लिमिटेशन है, वो एक हद तक ही मदद कर सकते हैं। तो लोगों का क्या हाल है वहां पर?
जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट दिखाई है बिल्कुल सही रिपोर्ट दिखाई गई है, क्योंकि जो 2010 में सैलाब आया था उसके बाद तो अच्छी खासी रिलीफ मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से भी और एनजीओ की तरफ से। इस दफा जो सितंबर में सैलाब आया डेरा मुराद जमाली में, नसीराबाद और जाफराबाद में जो है, इसके बाद हुकूमत की जानिब से बहुत महदूद पैमाने पर इमदाद दी गई है। और जो अब आजा प्रदेश जो वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने वहाँ का दौरा भी किया था और 10,000 खेमे देने का ऐलान किया था, लेकिन वो 10,000 खेमे अभी तक फराहम नहीं किए गए और साथ ही जो उनको राशन दिया जा रहा था ईद के बाद उन्हें राशन भी नहीं मिला। अब तो सूरत-ए-हाल ये हो गई है, जो लोग बेसर सामानी की हालत में जो हजारों खानदान पड़े हुए रोडों के किनारों पर पड़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जो इनको जब मजदूरी नहीं मिलती तो लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, उनकी इज्जत नफ्स जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और साथ साथ जो जाफराबाद का इलाका है वहाँ अब भी बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहाँ सैलाबी पानी खड़ा है और हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे। और इस दफा हुकूमत ने भी, जो हुकूमत बलूचिस्तान थी, उसने भी एनजीओ को वहाँ काम करने के लिए इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो एनजीओ वहीं काम कर सकेंगी जिनको टेंडर भरेंगी और वहाँ जाएंगी, लेकिन अब तक ऐसी कोई उनकी इमदाद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुले आसमान थले पड़े हैं, तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो रही है। अगर हुकूमत ने इसका कोई नोटिस नहीं है तो कोई बड़ी परेशानी का बायस भी बन सकती है। अच्छा, मैं बस इसमें थैंक यू फरीदुल्लाह साहब, मैं ये ऐड कर दूं कि जब हम ये डिस्कशंस देखते हैं ना जो हमारे यहाँ हो रही होती हैं, मीडिया में अखबारों के एंकर पढ़ते हैं, यूं लगता है ये हमारे मुल्क के लोग नहीं है, ये किसी और जन्म की और किसी और मुल्क की हम बात करें। हालांकि असल में इशू क्या है, ये है सबसे बड़ी खबर आज की कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सर्दी आ गई है कोयटा में और वो बाहर सड़क पर बैठे हैं और भीख मांग रहे हैं इस मुल्क के शहरी, और हम न जाने क्या बेच रहे हैं। आपको मैं ये तो आप बलूचिस्तान फिर भी एक दूर रिमोट एरिया है जिसकी बात करें, मैं आपको जंग ले चलता हूँ। ज़िला जंग में, ये कोई बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया नहीं है, इसको आप सेंट्रल पंजाब का हिस्सा ही समझ सकते हैं। वहाँ पर काजी साहब पुलिस मुकाबला एक हुआ, कोई इश्तिहारी था, मोचीवाला के नज़दीक एक देहात है चक 175, उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे पुलिस गई, मुकाबला हुआ, 3 पुलिस वाले मारे गए। लेकिन अब सूरत हाल वहाँ पर क्या है कि जो देहात है वहाँ पर उस पिंड के को तकरीबन 70 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया है नाम के साथ, और 200 उन्होंने रखे हैं बंदे कि जनाब ये हम अननोन लोग हैं। लेकिन उसमें बाद में ये किया कि पुलिस ने वो 15 गांव जो हैं, 15 जो घर हैं उस गांव के, उनको मिसमार कर दिया उनको। यानी ये वो तरीका है जो हम सुनते हैं कि ट्राइबल एरिया में होता था कि जाके दुश्मनों के आप घर मिसमार कर दें। अब सूरत हाल, अगर एक इश्तिहारी को पकड़ना था, पुलिस वहां पर गई और वो इश्तिहारी वहां से बच निकला, तो उसका सारा मलबा गांव वालों पर डाला जा रहा है। मैंने एक वहां पर, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने उनको लाइन पे लिया, एक शहरी ने वहां पर हमें कॉल करके ये सारी सूरत हाल से आगाह किया। अगर वो लाइन पर हैं तो उनसे मालूम कर लेते हैं। नहीं, लियाकत तो हमारे नुमाइंदे हैं ना, जहांजेब साहब भी हैं जो वहां से चक 175 से बात कर रहे हैं। जहांजेब भी हमारे साथ लाइन जी। अच्छा लियाकत, पहले जहांजेब, पहले आप मुझे बताइए कि ये सारा वाकया, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया पुलिस ने, जो कोई सऊदी अरब में है, कोई किसी और जगह जेल में बंद है, वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2 दिसंबर का जो वाकया हुआ है, दिन 2-2:30 बजे पुलिस ने रेड किया था, एक वो इश्तिहारी था। इसमें सर पुलिस ने जो रेड किया था वो तो उनका अपना मसला है कि वो उनकी नाकिस कारकर्दगी के 500-700 पुलिस वाले, जिनमें उनके कमांडोज भी शामिल थे, उन्होंने 5 वो मफरूर, ये जो FIR में दर्ज है, उनको पकड़ने के लिए 500-600 बंदे पुलिस वाले थे और वो नहीं पकड़ पाए। 4 घंटे के मुकाबले के बाद वो वहां से फिर भी फरार हो गया। ये तो एक है सर। उसके बाद जो FIR पुलिस ने वो दर्ज किया है, उसमें उन्होंने जो नाम जिनके दिए हैं, नामजद और नामालूम जो बंदे गिरफ्तार किए हैं, उनमें जो नामजद किए हैं उनमें आप देखें कि एक मन्ना गरवा, ये इसमें FIR में इसका नाम दर्ज है बाकायदा। ये सर 2 साल पहले का सऊदी अरेबिया में मौजूद है। उसके बाद ये इन्होंने वो मुकाबले में उसके साथ उसको शामिल किया है नूर खान वल्द शबीर खान। ये सर तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले DG खान जेल में ये चलान होकर वहां पे ये मौजूद है। महीना 1.5 महीना पहले से यहाँ से गायब, और 2-3 हफ्ते पहले जब हमने चेक करवाया तो ये वहां पे जेल में मौजूद है। उसके बाद सर यही आप देख लें कि इसी थाने मोचीवाला में एक मुकदमा नंबर 451, उसमें 2 लोग थे, मुजम्मिल वल्द सूफी जाफिर और दूसरा शरीफ वल्द फलक शेर। ये 324 की इनके ऊपर FIR है। इसी थाना मोचीवाला में 1 माह पहले 451 ये मुकदमा नंबर है, इसमें ये चलान है और ये जंग डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद है। उसके बाद ये इन्होंने वहां पे ये अंदाजा करें कितना एक
इन्होंने ये सिलसिला सारा किया। अच्छा, मुझे ये जांजे मुझे बताइए कि अब क्या सूरत हाल है, कितने आपके वहां पर घर मिसमार किए गए हैं और अब क्या वहां पर पुलिस अभी भी मौजूद है देहात में, या क्या हो रहा है? सर अभी जो पिछले एक हफ्ते से सिचुएशन है ना, वो ये है कि एक हफ्ता पूरा हमारी मस्जिद में अजान नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से कि वहां से ये मनादी करवाई गई है। और आप इस चीज का हम आरपीओ साहब को, हमारे एक डेलीगेशन जाके मिला है आरपीओ फैसलाबाद को, वहां पे जाके हमने हलफ दिया है कि अगर हमारी मस्जिद में ये मनादी करवाई हो कि ये बंद है और आए आप इसको सपोर्ट करें, तो आप इस पे पूरे के पूरे इलाके को जो मर्जी सजा दे ले। इस चीज का हम हलफ दे चुके हैं। उसके बावजूद एक बच्चा 9-10 साल उसकी उम्र है, वो वहां पे अजान दे रहा है। जो हमारा इमाम मस्जिद है उसको भी पुलिस वालों ने धर लिया है। और उसके अलावा सर 15 हमारे घर बाकायदा अभी तक ऐसे हैं जिनको जला दिया गया है, कई घर ऐसे हैं जिनको मिसमार कर दिया गया है, कई घर ऐसे हैं सर जी जिनके अंदर सामान उठाकर बैर गली में फेंका गया। जो यहाँ का कोई एमएनए एमपीए वो कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर? एमपीए साहब बिल्कुल हैं जी। उनकी आपको मैं सूरत हाल बताऊं कि एमपीए साहब हमारे का नाम है मार सुल्तान सिकंदर बरवाना साहब। उनकी ये सिचुएशन है कि नूर अकबर बरवाना उन्हीं के एक कौम के बंदे हैं। 3-4 माह पहले उनका एक वाकया होता है पुलिस मुकाबला, ये लियाकत अली शाम साहब को भी इसका यकीनन पता है। वो 2 पुलिस वाले मारे गए, 2 जख्मी हुए। ये उनकी कौम के बंदे थे। 3 माह पहले हमसे 5-10 किलोमीटर के फासले पर वो मुकाबला हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नूर अकबर जो है उसने अपनी कोई, आपका कहना है कि वो आपकी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, आप शाम साहब है, लियाकत अली शाम से पूछ रहे। अच्छा ठीक है, आप ब्रेक ले लें, फिर लियाकत से आके बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लियाकत अली से तो मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लियाकत हमारे साथ झंग में से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लियाकत, अभी आप जहां ज़ेब भी बता रहे थे कि झूठे मुकदमे पुलिस ने दर्ज कर लिए, पुलिस इस सारी सूरत हाल पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? शाजिया, ये गुज़श्ता संडे का वाकया है। पुलिस ने एक रमजान और रमजानी नामी इश्तिहारी है जिसके सर की कीमत पुलिस के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 10 लाख रुपए मुकर्रर की हुई है। उसकी पुलिस को ये इतला थी कि वो अपने साथियों के हमरा गाँव 175 है उसमें किसी मकान में जो है वो आया हुआ है, वो वहाँ रात तक ठहरेगा। इस पर पुलिस ने रेड किया। जो ही पुलिस ने रेड किया तो इश्तिहारियों ने मजामत की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जैसे पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए और गांव वाले औरतें और मर्द इन्होंने इकट्ठे होकर मसाजिद में ऐलान करना शुरू कर दिया कि आपके भाई को पुलिस मारने के लिए आ गई है, उसको बचाने के लिए आप मैदान में आए। तो 200-250 लोग जो है वो जमा हो गए जिन्होंने पुलिस को एंगेज कर लिया, पुलिस पे पथराव किया और पुलिस पे फायरिंग की, जिसकी वजह से पुलिस के 3 बंदे मर गए और इश्तिहारी फरार होने में कामयाब हो गए। उसके नहीं, बाद तो पुलिस अब इस पे क्या कह रही है? वो झूठे मुकदमे लोगों को ऊपर क्यों दर्ज कर रही है? जो लोग वहां पर मौजूद ही नहीं है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस इस पर क्या कह रही है, ये बताएं। पुलिस से मैं सुबह से राब्ता कर रहा हूँ, कोई ऑफिसर जो है ना वो लाइन पे नहीं आ रहा जिससे ये पूछा जा सके। एक्चुअल पुलिस ने ये जो मुकदमा नंबर 541 दर्ज किया है, 302, 324, 353, 186, ये 72 इसमें लोग नामजद हैं और 250 जो हैं इसमें नामालूम है, जिनमें 27 अफराद पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए हैं। अभी ये पुलिस का कोई अफसर इस वक्त लाइन पे नहीं आया जिससे ये अच्छा लियाकत, ये चले वो तो उनका वर्जन आ जाएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बता रहे थे अभी जहांजेब के 15 घर जला दिए गए, ये तो हम कबाइल में सुनते थे कि वहां पर दुश्मन के लश्कर आए और उन्होंने फैसला किया और उसके बाद घर जला दिए। ये पंजाब में जिला झंग में ये लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। समी, ये झंग में पूरा मीडिया मौजूद है। मैं प्रेसिडेंट हूँ प्रेस क्लब का। यहाँ हमारे पास इधर गांव से कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने ये बताया हो कि जी घर जलाए गए हैं। मीडिया मौजूद है, आजाद मीडिया है, यहाँ मीडिया पे किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये इन्होंने इधर से किसी से कोई राब्ता नहीं किया, ना ही कोई बताया। हम गाँव में जाने के लिए तैयार है, लोगों की राय मालूम करने के लिए तैयार है। ऐसा वाकया हमारे इलाके में नहीं आया। बड़ी अच्छी बात आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। यकीनन आप जाएं गाँव में और देखें, क्योंकि ये इन चीजों का तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो बहुत ही एक नामुनासिब बात है कि आप लोगों के घर जला दें और ऐसे लोगों को पकड़ लें जो कोई सऊदी अरब में है, कोई ऑलरेडी जेल में है, कोई कहीं और जगह पर है। तो ये बहुत शुक्रिया लियाकत अली जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अली आपका और जहांजेब आपका। पुलिस यकीनन ज्यादती कर रही है। ख्याल है इस पे जरूर चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस लेना चाहिए और एक इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए ये देखने के लिए कि ये क्या है। अभी ये कंफ्यूजन ही लगता है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि लियाकत की बात से मुझे ये लगा कि घर नहीं जले, या उनके इल्म में नहीं है
ये बात उन्होंने की थी। आगे बढ़ते जी, हैं। आगे बढ़ें, एक स्टोरी मैं ये करना चाह रहा हूँ जो कि हेल्थ के हवाले से, नहीं पहले मैं हेल्थ की स्टोरी करता हूँ क्योंकि जो रीसेंट फिगर जो थी इकोनॉमिस्ट ने हमें दी वो 0। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर एक आपको बताऊं कि ये जो जहांजेब साहब हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया था, उन्होंने तस्वीर भी भेजी हैं जो मैंने देखी हैं, ब्लैकबेरी पे देखी हैं। वो तस्वीर हैं जिसमें घर जो हैं वो टूटे हुए हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, तो मेरे ख्याल में फिर वो मेरा ख्याल है लियाकत साहब को जरूर फुटेज इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इसमें कि क्या है आप अपनी स्टोरी पर। जी, मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारा हेल्थ का इशू है, हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हम चैरिटी पे निसार शुरू कर दिया हमने। इमरान खान साहब ने भी अस्पताल से अपना शुरू किया था। इसी तरह एक खबर हमने देखी कुछ दिन पहले, जो डॉक्टर कदीर खान है उन्होंने एक चैरिटी अस्पताल का जो है सगे बुनियाद रखा है। वहाँ पे बताया जा रहा है एबटाबाद में कुछ जो गुर्दों की बीमारी है बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ गंदा पानी पीने की वजह से। एक तो सऊदी अरब से कुछ लोग हैं, उनमें से डॉक्टर खलील अगर हमारे साथ है तो हम उनसे बात कर लें अगर वो मौजूद हैं कि इनका क्या प्लान है और ये क्या करना चाह रहे हैं। मगर मैं उनसे ख़ास तौर पर ये बात पूछूंगा, अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे रब्ता कर लें उनसे तो, और हम ये भी डिस्कस करेंगे समी साहब कि यूँ लगता है कि जब रियासत अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर सकती और 0.3% वो अगर करती है इस पे खर्च, तो फिर लोग जो है अपने तौर पे करते हैं। ये लोग जिनके बारे में मैं सुन रहा हूँ ये जलजिला के दौरान भी आए, सऊदी अरब में बेस्ड ये डॉक्टर्स हैं, तो दे वांट टू डू। डॉक्टर खलील लाइन पे हैं, तो डॉक्टर साहब से बात करते। जी डॉक्टर साहब, क्या आपके प्लान है इस ज़िमन में और क्यों आपने एबटाबाद का इंतखाब किया? क्या वहाँ पे गुर्दों की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे सरकारी तौर पर सहूलतें नहीं हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये गुर्दे के हवाले से असल में सहूलतों का फुकदान तो पूरे मुल्क में है और जैसे गुर्दों की बीमारियां आम हो रही हैं, लोगों में डायबिटीज ज्यादा बढ़ रही है, हाइपरटेंशन है, किडनी स्टोन्स हैं, तो इसके लिए गुर्दे की बीमारियों की अर्ली डायग्नोसिस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अर्ली ट्रीटमेंट, जो कि ये जानलेवा बीमारी होती है जिसके गुर्दे फेल हो जाएं, तो अगर उसकी बर वक्त तशखीस ना हो और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, जो डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है, तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए और ये जो हज़ारा डिवीजन और आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे तिबी सहूलतों का फुकदान है और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है बीमारियों के बारे में, तो इसलिए हमने चूँकि बड़े शहरों में तो फिर थोड़े बहुत ही जो है बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को थोड़ा एक्सेस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ उनकी कम से कम अर्ली। तो यहाँ आपके क्या प्लान है, यहाँ आप क्या बना रहे हैं? जी हम ये किडनी सेंटर बना रहे हैं पाकिस्तान किडनी सेंटर के नाम से, जो कि एक पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी एक जो एनजीओ है उसके ज़रिए तमाम ये किडनी सेंटर बनेगा, जिसमें लोगों को आउट पेशेंट फैसिलिटी और डायलिसिस की फैसिलिटी जो है वो मुस्तहिक लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल होगी। और इसके अलावा ये मुस्तहिक लोगों का आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये मुस्तहिक लोग हैं? जी उसकी सेंटर में जो लोग आएंगे, एक हमारा एक वो कमेटी बनेगी जो रिव्यू करेगी, लेकिन जो भी हम समझेंगे कि मुस्तहिक आदमी है उसको किसी वो लंबे स्क्रीनिंग प्रोसेस में नहीं डालेंगे। जो भी कहेगा कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इलाज और बजाय उसके हालात ऐसे लगेंगे तो उसको हम फ्री ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खलील आपका। एक कॉलर भी हमारे साथ फैसलाबाद से हैं, तनवीर हलाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले आधे घंटे से लाइन पर हूँ जी, बोलिए। मैंने समी इब्राहिम साहब से ये पूछना था, एक दिन पहले मैंने 1-2 दिन पहले इनसे सवाल किया था। पहले मैं इनके मतलब नेगेटिव सोच रखता था, मेरी सोच इनके मतलब पॉजिटिव है कि बिल्कुल ये राइट पे बात करते हैं। अच्छा अपना समी इब्राहिम साहब, आप रोजाना 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक नून लीग से ले लेते हैं, एक पीपल पार्टी से बंदा ले लेते हैं, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं किया, वो कहता आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, वो कहता कराची में इतने कत्ल होते हैं, वो कहता फैसला लाहौर में इतने होते हैं। और पापा हमें जवाब दे कौन है? आप तो रोज लड़ाई लेते हैं, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, एक दूसरे को चोर कहते हो, हमें जो आवाम को जवाब दे कौन है? दूसरा ये मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, ये जो आपने वाकया दिखाया इसमें पुलिस वालों को किसने कत्ल किया है, कानून को हाथ में किसने लिया है, ये भी आप पता करें ना। वो गांव वालों ने इस तरह क्यों किया? अगर वो वाकई डकैत थे, उन पे पर्चे थे तो गिरफ्तार करने देते। ये तरीका तो नहीं है आप कानून में हाथ में ले कानून और पुलिस वालों पर चढ़ाई कर दें। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। अच्छा, मैं जो इन्होंने पहली जो बात की है ना, नहीं वो तो उनकी मेहरबानी, वो जो भी उनकी ओपिनियन हो वो हमें उनका एहतराम मैं करता हूँ। नहीं, जो अभी काजी सईद साहब ने भी जो बात की ना कि मीडिया पे मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हो रही, वो उन्होंने कहा कि 7 से 10 वो शाम का जो प्राइम टाइम है ना उसमें टॉक शोज के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए इसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, मीडिया ने बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइट किए हैं इस टाइम में,
कहीं हो सकता है कोई एक्सेसेस भी हो, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये चीज समीर तब्दील साहब, होती एक बात जाएगी। और एक जो उन्होंने फैसलाबाद के हवाले से बात की, हमने ये जो प्रोग्राम किया है, जो उनको लेके आए जहाजेब साहब को भी और लियाकत साहब को भी, तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो टॉप अथॉरिटीज हैं उनकी तवज्जो इस जानब दिलाई जाए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अगर पुलिस पर लगने वाले इल्जामात दुरुस्त हैं तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर उन लोगों ने वाकई कुछ ज्यादती की तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं एक उनकी बात पे कमेंट करना चाहूँ। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो पब्लिक वेलफेयर है, जो अवाम की कहानी है, वो आपकी पार्टी के मंशूर से गायब होगी, आपके पॉलिटिकल टॉक शो से गायब होगी। आप जो है वो जी लेजिस्लेशन हो रही है, आगाज बलोचिस्तान हकूक नॉन इशूज, वहां आपने उलझा के रख दिया। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, उसकी कोई गुफ्तगू बहुत कम हमें नजर आती है, बहुत कम इन मसाइल की रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं मेरी 2-3 स्टोरीज थी, अगर आप इजाजत दें। एक तो स्टोरी हमने दी थी कि अगस्त में ये बात सामने आई थी कि सऊदी अरब की जो स्टेट ऑयल कंपनी है अरामको, उसके ऊपर एक साइबर हमला हुआ। तो अब उस वक्त डिनाई किया गया था, लेकिन अब सऊदी हुकाम ने उसको कंफर्म किया कि ये एक साइबर हमला था और बेसिकली कंप्यूटर पर हमला इसलिए किया गया था कि दुनिया में ऑयल की जो सप्लाई है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो ये ज़रूरी है कि तकरीबन पूरी दुनिया में जो 10% तेल की सप्लाई है ना, वो ये कंपनी करती है। अगर ये हैक हो जाए तो आप देखें कितना ज़्यादा बहरान आएगा। इसी तरह का हमला कतर की एक कंपनी थी रैस गैस, उस पर भी किया गया था। तो अब ये जो एक चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि मुस्तकबिल में ये जो वाक़यात हैं जिसमें कि मुमकिन है कि हैकर्स या दहशतगर्द जो हैं वो साइट्स को हैक कर लें और ये पूरे का पूरा जहां पर डेटाबेस होती है वो डिस्ट्रप्शन हो जाए। तो मैं देख रहा था हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड यूनिट नहीं है। थोड़ा बहुत एक FIA का एक साइबर यूनिट है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है कि अगर हमारे ATC पर या जो और किसी जगह पर हमला हो जाए तो उसका वो क्या बंदोबस्त होना चाहिए। तो अरबाब इख्तियार को इस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा शादिया, मैंने एक स्टोरी मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। ल्यूकीमिया, ये एक ब्लड की डिजीज़ होती है, कैंसर है। इसमें नॉर्मली अडल्ट होते हैं, लेकिन बच्चे भी इसमें वो मुतासर हो जाते हैं। अभी जो अमेरिका में जो रिसर्च हुई है उसमें उन्होंने एक HIV जो डिसेबल थी उसके ज़रिए उन्होंने एक सेल जो ब्लड के अंदर सेल है जिसे हम T सेल कहते हैं, वो उसमें डालकर तो उसको दोबारा भेजा उसके अंदर ब्लड के, तो उसने वो जो कैंसर पैदा करने वाले सेल थे ना उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो ये बच्ची जो है, एमा इसका नाम है, 7 माह से ये बिल्कुल सेहतियाब हो गई है। पेंसिल्वेनिया में ये रिसर्च की गई और अब ये फुल जो है ना वो उसमें है, रिमिशन में है, दोबारा जो है बीमारी ने लैप्स नहीं किया। तो ये एक अच्छी खबर है ल्यूकीमिया के पेशेंट्स के लिए कि एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसमें जो इंसान का अपना अंदर का मुदाफ़ियती निज़ाम है ना, उसी को अगर आप एम्पावर कर लें तो वो कैंसर को वो बचा सकता है। और एक आखिर में एक और मैंने खबर दी थी बांग्लादेश से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1971 में जब सेपरेशन हुई, पाकिस्तान की बांग्लादेश बना, तो ट्रिब्यूनल उसकी तहकीकात कर रहा है। कायद साहब, एक उसके जो चीफ जज हैं उनकी ईमेल्स जो ब्रसल्स में एक वकील के साथ उन्होंने की और गुफ्तगू की, वो इकोनॉमिस्ट ने वो ले लिया। और उसके बाद इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अब उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये कमीशन जिस तरह से बनाया गया है, क्योंकि जमात इस्लामी के 7-8 बंदे हैं जिनको ट्राई किया जा रहा है और उनको सज़ाए मौत हो सकती है। तो वहाँ पर हद के तौहीन अदालत के हवाले से ट्रिब्यूनल ने उनको बुला लिया है इकोनॉमिस्ट को। लेकिन इकोनॉमिस्ट वाले कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है कि आप तौहीन अदालत में हमें बुलवाते हैं, क्योंकि ये इंसानों की ज़िंदगियों का मामला है। आप उनको फांसी पर लगा देंगे और हम ना तो ये आपको ईमेल्स और आपकी रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन वापस करेंगे, बल्कि हम अपने टाइम पर इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो ये एक हमारे यहाँ भी गैग ऑर्डर सजेस्ट कर देता हूँ कि इकोनॉमिस्ट वाले जो कुछ वहाँ गिटमो में होता रहा है उस पर भी जरा अपना बता दें कि वहाँ किस तरह से राइट्स जो है वायलेट होते हैं। मैं एक आज थोड़ा सा शामिल किया मैंने कि एक जो राइटर हैं आदब सुएफ जो हैं वो लिखा रही हैं बहुत बड़ी वहाँ की, तो उन्होंने मोर्सी के बारे में एक कॉलम लिखा। उसमें उन्होंने 2-3 बातें मुख्तसरन मैं अर्ज करता हूँ कि उनका ये कहना है कि ब्रेड, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, ये 3 नारे थे जिस पे ये मूवमेंट बनी और मोर्सी कैसे आए इस पर हम बात कर चुके हैं। तो ब्रेड के बारे में तो वो लिखती हैं कि जो तकरीबन वही इकनॉमिक सिस्टम उन्होंने ना सिर्फ कि उसको उन्होंने रखा मौजूद, बल्कि जो रास उन्होंने दौरा किया चाइना का, तो उनके साथ वही टाइकून्स थे जो कभी हुस्नी मुबारक के साथ हुआ करते थे। फिर सेफ्टी की और या फ्रीडम की बात की तो वो कहती हैं कि इन्होंने अपना जो सेफ्टी का जो पुलिस चीफ थे कायरो के 2011 में, उनको इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर अपना लगा दिया, जो कि बहुत सारे लोगों के मारने के हवाले से उन पर इल्ज़ामात भी थे।
और फिर ये जो एक तसर था कि जी अखवानुल मुस्लिमून और ये जो दुनिया में फंडामेंटलिज्म है, शायद ये कोई अमेरिका की अपोजिशन है। तो हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल ने भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये उनसे वादा किया था कि हम ये जो गजा है यहाँ पे असला नहीं जाने देंगे ताकि निहत्ते लोग मरते रहे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हमने 1-2 नंबर अपोजिशन बना रखी है कि शायद अब अखवानुल मुस्लिमून बेसिकली केम टू रेस्क्यू, और जो रेवोल्यूशन के या उस तहरीक के जो बड़े मकासद थे उसको उसने नलीफाई किया, उसको उन्होंने जो है वो जो रवायती हुक्मरान तबका था उसको उन्होंने आके बचा लिया। और अब उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है कि लोग जो है उठ खड़े हुए हैं और उन्हें अंदाजा हुआ कि ये, तो मैंने खास तौर पे इसलिए इसको शामिल किया कि ये जो हम कहते हैं कि फंडामेंटलिज्म शायद बहुत उसको हम बना लेते हैं एक हुआ, तो ये हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वो भी इंपीरियलिज्म के साथ ही खड़ा होता है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक हमें दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए। अल्लाह।